नमस्कार मित्रों, हाजिर मैं आपका दोस्त श्याम सुंदर लेकर एक नई वीडियो। इससे पहले हमने संस्कृत संधि में तीन जो स्वर संधियों के अंतर्गत मुख्य संधियाँ थी वो पढ़ ली थी। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ चौथी नई संधि लेकर। जो स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली चौथी संधि है उस संधि का नाम है आपके यण स्वर संधि। अच्छा, यण स्वर संधि होती क्या है? तो यण संस्कृत में मैंने इसके लिए आपके सूत्र लिखा है इको यणची। शाब्दिक अर्थ है इसका एक स्थाने यण स्यात् अर्च सहिताया विषय, यानी कि इक, अगर मैं एक की बात करूं ई उ री और ली, इनसे परे असमान स्वर आने पर ई के स्थान पे आपके य, उ के स्थान पे आपके व, री के स्थान पे आपके र और ली के स्थान पे आपके ल आदेश हो जाता है। एक स्थान है यण स्यात् का अर्थ यही है, एक में आपके चार वर्ण आ गए ई उ री और ली, और यण में आपके चार वर्ण आ गए य व र और ल, ये आदेश हो जाते हैं। यानी सीधा सीधा अगर मैं कहूँ कि ई के पश्चात असमान स्वर आ रहा है तो ई को य, उ के पश्चात असमान स्वर आ रहा है तो उ को व, री के पश्चात असमान स्वर आ रहा है तो री को र, और ली के पश्चात असमान स्वर आ रहा है तो ली को ल आदेश हो जाता है। अब आप उदाहरण स्वरूप अब जब देखेंगे आप तो उदाहरण आपके पहले है ई का य, तो हमने इसके लिए उदाहरण लिखा है। उदाहरण है नमामि धन अहम। तो जब हम पद देखते हैं नमामि, तो नमामि में हमने देखा म में आपके ई की मात्रा है, फिर ई के पश्चात आपके असमान स्वर आया है अ। तो ये देखिए आप यहाँ पे ई के पश्चात असमान स्वर आया है अ। हमारा नियम क्या कह रहा है? ई के पश्चात असमान स्वर आने पर ई को हमको क्या आदेश करना है? य। तो हमने ई को क्या बना दिया यहाँ पे? य। य जो है वो हलंत है, वो आगे वाले स्वर में जाकर के मिल जाएगा, और ई से जिस मात्रा को हमने अलग किया है वो वर्ण आपका रह जाएगा आधा। इट मींस आपके म रह गया आधा, ई का हमने यह बनाया है और यह जो वो अ के अंदर जाकर के मिल गया, तो यह पूरा हो गया है। और नमामि धन हम से आपके पूरा पद क्या बन गया है? नमाम्यहम्। ठीक है मित्रों, इसके बाद आप इसी का दूसरा उदाहरण देखें सृजामि। म में आपके फिर से ई की मात्रा, उसके पश्चात असमान स्वर आया आपके अ, तो ई का आपने फिर से बनाया य, म रह गया आपका आधा, य के अंदर आपके मिल गया है अ और पूरा पद बन गया है सृजाम्यहम्। ठीक है मित्रों, आगे देखें इति धन आदि। ता में ई की मात्रा, ई का बनाया य, असमान स्वर आ रहा है आ, त रह गया आधा, य के अंदर मिल गया आ, तो पूरा पद बन गया है इत्यादि। फिर आप देखें प्रति धन एक। ता में फिर से ई की मात्रा है, उसके पश्चात असमान स्वर ए है, तो ई की मात्रा का हमने बना दिया है य, त रह गया है आधा, य मिल गया है ए के अंदर और पूरा पद बन गया आपके प्रत्येक। फिर आपके अंतिम पद देखें इसका, पहला शब्द देखा है मैंने परि, र में ई की मात्रा, फिर दूसरा पद देखा है मैंने आवरणम। आवरणम का अ, तो ई के पश्चात आ आने से ई को हमने क्या आदेश? य। फिर र रह गया यहाँ से आधा, आधा र लिख दिया मैंने ऊपर, और इस तरह से आपका पूरा पद बन गया है पर्यावरण। ठीक है मित्रों, तो ये हमने ई से संबंधित ई का य इसको समझ लिया है। और भी आसान तरीका है इसका, आसान ये है कि आप जब भी कभी किसी पद से पहले, जब कभी किसी पद में देख रहे हैं और उस पूरे पद में आपके ऐसे है कि भाई यह से पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है, यह से पहले कोई आधा वर्ण आ रहा है, तो आप जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो उस य की मात्रा को आपको फिर से ई में बदलना है और यह से उस स्वर को अलग कर देना है। तो आप इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। दूसरे नियम में क्या है? उ के पश्चात क्या आएगा? असमान स्वर। उ को हम क्या आदेश करेंगे? व। उ का क्या बन जाएगा? व। कब बनेगा? जब आगे उसके असमान स्वर आएगा। तो पहला उदाहरण देखें जो हम हमारे दिनचर्या में रोज सुनते हैं। पहला शब्द देखा इसके पहले मैंने सु, और दूसरा शब्द देखा मैंने आगति। तो सामने आपके है उ की मात्रा, उ के पश्चात आपके असमान स्वर आया है आ, तो उ को हमने क्या आदेश करना है? व। फिर व में आपके जो आगे वाला स्वर है आ, वो आकर के मिल जाएगा, तो स आपका रह जाएगा आधा, और आधा स से आपके पूरा पद बन गया है स्वागतम। ठीक है मित्रों,
फिर उसके बाद इसका दूसरा नियम देखें, दूसरा उदाहरण देखें। पहला पद लिखा मैंने गुणेशु, तो सामने आपके ऊ की मात्रा, दूसरे पद की शुरुआत हो रही है ए, जो कि इससे असमान स्वर है, तो ऊ की मात्रा को हमने बना दिया है व बनाया तो स रह गया आधा। अब वह मिल गया आगे जाकर के ए में, तो पूरा पद बन गया इस तरह से हमारा गुणेश वे। आगे देखिए उसके बाद मित्रों मधु, द में ऊ की मात्रा और अरि का अ, फिर द में ऊ की मात्रा को हमने बनाया व, तो ध रह गया आधा, व में मिल गया अ, तो पूरा पद बन गया है मधुरी। उसके बाद देखिए मित्रों खलु, द में ऊ की मात्रा, फिर ए से का ए, द में ऊ की मात्रा को लग गया, ऊ का बनाया हमने व, द रह गया आधा, व में मिल गया ए, और पूरा पद बन गया है खलवेश। उसके बाद अंतिम पद देखें इसका गुरु, र में है ऊ की मात्रा, दूसरे पद की शुरुआत हो रही है असमान स्वर आ से, ऊ को हमने बना दिया व, र रह गया आधा, व में मिल गया आ, और पूरा पद बन गया इससे आगे गुरुआ देश। तो सीधा सीधा दूसरा उदाहरण हमारा दूसरा नियम जो कह रहा है वो ये कह रहा है ऊ के पश्चात असमान स्वर आने पर ऊ को आपको क्या आदेश कर देना है व। इसकी भी पहचान मित्रों आसान है, आप देखते हैं कि व से भी पहले अगर कोई आधा वर्ण आ रहा है व्यंजन वर्ण, तो आपको क्या करना है उस व का ऊ बनाना है, और व के अंदर जो स्वर मिला है उसको उससे अलग करके आगे वाले आधे वर्ण में ऊ की मात्रा को जोड़ देना है। तो इससे आप इसका भी संधि विच्छेद आसानी से कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके तीसरे नियम की। तीसरा नियम इसका कह रहा है पहले पद का अंत आपका होना चाहिए री से, और उसके पश्चात दूसरे पद की शुरुआत होनी चाहिए असमान स्वर से। देखिए मित्रों इसमें सब जगह मैंने असमान स्वर इसलिए बोला है क्योंकि अगर समान स्वर आता है तो हम इससे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। तो स्वर संधि क्या करती है, अगर ऊ के पश्चात ऊ आ रहा है तो उसको हम बड़ा हुआ आदेश करते हैं। तो इसका मतलब कि री के पश्चात आपके असमान स्वर आया है, और असमान स्वर आएगा तो आप री को क्या कर दोगे र। तो उदाहरण स्वरूप देखें, पहला शब्द लिखा मैंने पितृ, पितृ में त में है आपकी री की मात्रा, और दूसरा शब्द लिखा मैंने आदेश, तो री के पश्चात असमान स्वर आया है आ, तो री को मैंने बना दिया है र। एक संयुक्त वर्ण के बारे में आपको पता होगा, वो संयुक्त वर्ण है आपका त्र। ये आपका एक संयुक्त वर्ण है जो आपके किस किस से मिलकर बना है, एक तो त है और एक इसमें र है। तो देखें त र दोनों हलंत वर्ण है, और ये इसके अंदर आके मिल गया है, तो त र और ये आ से पूरा पद बन गया है पित्रा, और पीछे देश है, तो इस तरह से आपका पूरा पद क्या बन गया है पित्रादेश। उसी तरह इसका दूसरा शब्द देखें, तो शब्द लिखा है मातृ, त में री की मात्रा असमान स्वर आया आ, और पूरा पद बन गया तर, और आ मिलकर के त्रा, और शब्द बन गया इसे मात्रा ज्ञा। तीसरा उदाहरण देखें पात्री, त में री की मात्रा, उसके बाद असमान स्वर आया अ, री को हमने बनाया र, फिर त र और यहाँ से अ, ये पूरा पद बना त्र, और पूरा पद बन गया आपसे इससे बात्रंश। आगे देखिए मित्रों पितृ में त में री की मात्रा है बिल्कुल, फिर इसके बाद असमान स्वर आया है उ, री को हमने कर देना है र, त र और उ मिलकर बन गया ध्रु, और पूरा पद बन गया इस तरह से पितृपदेश। और अंतिम पद देखें इसका, वो है आपके भ्रातृ, ठीक है, दूसरा पद है इसके बाद आज्ञा, तो ता में फिर से री की मात्रा, असमान स्वर आया आ, री को बनाया र, त र और आ मिलके बनाया त्रा, और इस तरह से पूरा पद बन गया आपके भ्रात्राज्ञा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा ये कह रहा है मित्रों कि री के पश्चात असमान स्वर आने पर री को हमको क्या आदेश कर देना है र आदेश कर देना है। तो ये तीन नियम जो होते हैं मित्रों आपके य व र वाले, ये आपके एज इट इज हिंदी में भी होते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया मैंने कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो संस्कृत के मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो संस्कृत के मुताबिक संस्कृत में लीवन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि लीवन जो है वो आपके केवल और केवल संस्कृत में होता है। संस्कृत में जब आप स्वरों की बात करते हैं तो 13 होते हैं, निष्पत्ति हिंदी में आपके स्वर 11 ही होते हैं। तो ये चौथा जो आपका नियम है वो केवल और केवल संस्कृत वालों के लिए है। क्या कहना चौथा रखते नियम कि ली के पश्चात असमान स्वर आने पर ली को आप क्या आदेश करोगे ल आदेश कर दोगे। तो ये देखो मैंने बताया कि ली को क्या आदेश करना है ल। तो पहला पद लिखा है इसके उदाहरण के लिए मैंने ली और उसके बाद लिख दिया है अकार। तो ली के पश्चात असमान स्वर आया अ, तो ली को हमने आदेश किया ल के अंदर आगे वाला आ आकर के मिल गया है और इस तरह से आपका पूरा पद बन गया है लकार। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा उदाहरण देखिए ली प्लस
आदेश, ली के पश्चात असमान स्वर आया आ, तो ली को हमने फिर से किया ल मार के आगे के मिल गया आ, और इस तरह से पूरा पद बन गया आपके लादेश। फिर आप अंतिम इसका उदाहरण देखें, ली प्लस का निशान, धन का निशान, आकृति का आ, तो ली के पश्चात असमान स्वर आया है आ, तो ली को हमने फिर से बना दिया ल में ये आ आकर के मिल गया, बन गया ला, और पूरा पद आपका इस तरह से बन गया है लाकृति। तो मित्रों ये थी आपके यण संधि। यण संधि में 4 नियम होते हैं, उन चारों नियमों को मैंने एक साथ देख करके जितना हो सके आपके लिए सरल करने की कोशिश की है। उन 4 मित्रों में से 4 उसमें नियमों में से जो भी कोई मित्र हिंदी में भी अगर संधि पढ़ता है तो ये पहले 3 नियम उसके भी हिंदी में एजिटिव होने वाले हैं। चौथा जो नियम है, जैसे मैंने आपको बताया कि हिंदी में आपके स्वरों की संख्या 11 होती है, जबकि संस्कृत में स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। तो जो चौथा नियम है वो केवल और केवल हिंदी पढ़ने वालों के लिए नहीं है, वो संस्कृत पढ़ने वाले लोगों के लिए ही है। तो जो संस्कृत पढ़ रहा है वो चारों नियम पढ़ेगा, और जो हिंदी के मुताबिक उसको पढ़ रहा है तो उसके लिए आगे वाले 3 नियम है। तो मैंने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया है कि मैं इसको हो सके उतना आपको सरल करके बताऊं, और उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इसको बताने में कामयाब रहा हूं। ठीक है मित्रों, तो ये हो गई हमारे स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली चौथी संधि। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया करके प्लीज मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके आगे से आगे शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।